मित्रों, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आपका शंकर कुमार काटजी, शंकर शुभंकर, आज आपको एक शख्स नहीं शख्सियत से रूबरू करवा रहा है। आप मेरे बगल में बैठे श्री जितेंद्र काटजी, जो हमारे पूजनीय चाचा जी हैं, और केवल चाचा जी नहीं, ये हमारे पूरे परिवार के, काटजी परिवार के कीर्ति स्तंभ है। और गुमनामी में शिद्दत से रहना आपकी फितरत हो सकती है चाचा जी, लेकिन जिस तरह आपने इतिहास को एक पहचान दी है, ऐतिहासिक पुरातत्ववेत्ता के रूप में आप MA, DIA, ASI एवं संग्रहालय अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त के बाद भी पठन पाठन एवं लेखन से जुड़े रहकर एक ऐतिहासिक गांव गंगेया, जो हमारा आपका पैतृक गांव है, स्वर्गीय रामदयालु प्रसाद सिंह जी का गांव है और बड़ी बड़ी शख्सियतों का गांव है, उसे एक किताब के रूप में बांधने का एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। आपकी वो किताब इतिहास के आईने में गंगेया प्रकाशित हो चुकी है। आपने एक शक्ति स्थल माँ चामुंडा, जो बहुत प्राचीन शक्ति स्थल के रूप में विख्यात है, उसकी खुदाई में भी अपना अहम योगदान दिया था। और अभी आप फिलहाल मिथिला के इतिहास पे अपनी कलम चला रहे हैं, मिथिला के पुरातात्विक इतिहास पर लिख रहे हैं। पांडुलिपि कुछ ही दिन में प्रेस में जाने वाली है। आज मैं आपको श्री जितेंद्र काटजी, जो हमारे चाचा जी हैं, उनसे रूबरू करवा रहा हूँ। मैं पूछता हूँ उनसे कुछ सवाल। चाचा जी प्रणाम, आपको हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चामुंडा देवी मंदिर, जो अति प्राचीन काल में कटरा ज़िले में, कटरा थाने में स्थित है, आप उसके बारे में बताएं, क्योंकि आपने पूरी खुदाई में अपना अहम हिस्सा दिया था। आप बताइए चाचा जी उसके बारे में। कटरा बहुत प्रारंभिक काल से ही मुजफ्फरपुर जिला का एक महत्वपूर्ण प्रखंड थाना रहा है। 1942 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी कटरा थाने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहाँ के बहुत सारे लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहाँ तक कटरा गढ़ का संबंध है, वह एक ऊंचे टीले पर बसा हुआ है और मौर्य कालीन से लेके पाल कालीन तक के 1000 साल का इतिहास उसके गर्भ में सुरक्षित है। 70 और 72 के दशक में भी वहाँ खुदाई कराई गई थी राजकीय संग्रहालय निदेशालय की ओर से, जिसमें प्राचीन काल के अवशेष, मृण्मय मूर्तियाँ, मन के मृदभांड, ईंट वगैरह प्राचीन काल के काफ़ी मात्रा में मिले हैं। वो एक संपूर्ण गढ़ जो है एक किले के रूप में बधा हुआ था, जिसमें राजा के साथ साथ उसके सैनिक भी रहा करते थे और वहाँ से संपूर्ण उत्तर मिथिला पर शासन किया जाता था, जिसका प्रमाण भी मिला है। एक ताम्रपत्र भी वहाँ से मिला है, जो लगभग 8वीं सदी ईस्वी का है। उस खुदाई में 70 और 72 में जो खुदाई वहाँ हुई थी, उसमें कुषाण कालीन राजा हुइस्ट का एक गोल्ड कॉइन्स भी मिला था, स्वर्ण सिक्का भी मिला था, जो इस बात को दर्शाता है कि कनिष्क का शासन उत्तर भारत में कटरागढ़ तक विस्तारित था। यह एक प्रधान व्यापारिक स्थल भी था, जो वैशाली और कटरा, वैशाली से यहाँ व्यापारी आते थे और यहाँ से सामान खरीद के फिर वो वैशाली ले जाते थे। वैशाली से सामान यहाँ बेचने के लिए आते थे, जो आयात व्यापार का एक प्रधान केंद्र भी था। आज भी कटरा फारसी शब्द है, जिसका अर्थ बाज़ार होता है। आज के दिनों में भी कटरा एक प्रखंड के रूप में पूर्ण रूपेण विकसित है। वहाँ हर रोज़ बाज़ार लगता है
आसपास के सारे गांवों से लोग खरीद फरोख्त के लिए यहाँ आते रहते हैं। कटरा में एक चामुंडा देवी का एक मंदिर भी है ऊंचे स्थल पर, जो मंदिर का निर्माण 6ठी सदी ईस्वी के आसपास लेटर उत्तरवर्ती गुप्त राजाओं ने करवाया था, जिसका उल्लेख वहाँ से प्राप्त कटरा और धनौर के बीच में सड़क निर्माण के क्रम में 1954 में एक ताम्रपत्र मिला था, जिसमें इस बात का उल्लेख है। उस ताम्रपत्र में राजा के साथ साथ उसके महामंत्री आदि का भी वर्णन है, चामुंडा देवी का वर्णन है। उसके चामुंडा देवी के देखभाल के लिए उसके साथ ज़मीन आदि के देने की भी चर्चा उसमें है। जो ताम्र पत्र वहाँ मिला है, उस ढंग का अद्यतन ताम्रपत्र कोई इस इलाके से प्राप्त नहीं हुआ है, जो इस बात को साबित करता है कि कटरागढ़ से ही संपूर्ण पूर्वोत्तर मिथिला में शासन का कार्य चलता था। चाचा जी, आप ये भी बताइए कि चामुंडा देवी माँ की बहुत मान्यता है, उस मान्यता के बारे में कुछ बताइए। चामुंडा देवी के बारे में वैसे धार्मिक मान्यता है कि ये काफ़ी जागृत देवी थी। पार्वती का बायां अंग यहाँ गिरा था, जिससे कि सिद्धपीठ के रूप में इसकी काफ़ी मान्यता है। लोगों की यह धारणा है कि यहाँ इस देवी की आराधना से उनको मनोवांछित कामनाएं उनकी पूर्ण होती है। और ख़ासकर इस इलाके में, कटरा के इलाके में जितने भी धार्मिक शादी विवाह मुंडन संस्कार आदि होते हैं, उसके पूर्व या बाद में यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष जाके वहाँ पूजा पाठ करते हैं। वैसे तो प्रतिदिन वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग माँ चामुंडा के दर्शन के पधारते रहते हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर यहाँ विशेष रूप से पूजा पाठ की व्यवस्था रहती है, और तांत्रिक साधना के रूप में भी लोग इस घर को, इस चामुंडा देवी की पूजा अर्चना किया करते हैं। चाचा जी, आपने एक चामुंडा गढ़, मित्रों मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किताब जो काफ़ी पॉपुलर हुई है, और ये समीक्षा प्रकाशन दिल्ली मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई है। अगर आप चामुंडागढ़ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, इस शक्तिपीठ के बारे में इसका इतिहास जानना चाहते हैं, तो चामुंडागढ़ सांस्कृतिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चामुंडागढ़ श्री जितेंद्र कारजी द्वारा लिखित और डॉक्टर कृष्णचंद्र झा मैंक द्वारा लिखित ये किताब आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। ये किताब समीक्षा प्रकाशन दिल्ली और मुजफ्फरपुर से है। चाचा जी, आपने अपने पैतृक गांव गंगेया के बारे में भी इतिहास के आईने में गंगेया लिख कर आपने गंगेया के बारे में बहुत कुछ बताया है। कुछ बताएंगे आप चाचा जी गंगेया के बारे में? गंगेया मेरा पैतृक गांव भी है, और अभी फ़िलहाल के दशक में बागमती के बांध आने से या बांध के अंदर पड़ गया है, और इसलिए चूँकि मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, मेरी ये शुरू से इच्छा थी कि गंगेया की स्थापना, उसके विकास, उत्तरोत्तर कर रहे विकास के संबंध में, और आने वाले पीढ़ी को अपने गांव के संबंध में, उसकी ऐतिहासिक, उसकी सांस्कृतिक, उसके संबंध में उनको उचित जानकारी मिल सके कि गंगेया का गांव कब बसा, उसका विकास का क्या क्रम रहा, वहाँ के लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका खान पान कैसा था, उन्होंने कैसे, किस कर्मठता से, किस संघर्ष के साथ अपना विकास किया। इन सारे वस्तु स्थिति को हम एक जगह एकत्रित कर और आने वाली पीढ़ी को अपने अतीत के संबंध में बतावें, इसी उद्देश्य को लेकर मैंने इतिहास के आईने में गंगेया का लेखन का काम किया।
गंगिया वास्तविक रूप से कई बार बसा और उजड़ा। 7वीं-8वीं शताब्दी में यह गांव बसा था, लेकिन किसी कारणों से, या तो बाढ़ या फिर और दूसरे कारणों से यह उजड़ गया। लेकिन 16वीं शताब्दी में पुनः इसको बसाया गया, जिसका लेख वहाँ के ज़मीन रजिस्ट्री वगैरह जो होती है उसमें इसका उल्लेख मिलता है कि मुग़ल काल में के अंतिम वर्षों में यह पुनः बसा और उसके बाद से यह विकसित होता रहा। वहीं यह गांव बागमती की धारा के दाहिनी ओर बसा हुआ है। वहाँ भी एक प्राचीन गढ़ था जो अब तो कट चुका है, नदी के धारा में विलीन हो चुका है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गांगदेव ने, कर्नाटक डायनेस्टी के राजा गांगदेव ने, नान्यदेव के पुत्र गांगदेव ने इसको बसाया था। यहाँ भी एक किला था जो बाद में कट गया, नदी की धारा में कट गया। लेकिन ऐसा लोगों का कहना था कि जब कटरागढ़ में एक किला था ही पूर्व से, तो फिर गंगिया में किला बसाने के निर्माण का उद्देश्य क्या था। ऐसी संभावना है, ऐसा लोगों का मानना है कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिला की सीमा के क्षेत्र में यह गंगिया गांव पड़ता है, जिसके कारण गांगदेव ने यहाँ गांगे नाम से पूर्व में इसका निर्माण कराया था। बाद में ही अवृद्ध होते होते यह गंगिया के नाम से विख्यात हुआ। चाचा जी, अब आप गंगिया के बारे में बता रहे हैं तो कुछ प्रकाश काटजी जो हम लोग का टाइटल है, इसके बारे में बताइए। काटजी लोग गंगिया में मुख्य रूप से 100 परिवार के हैं अभी वर्तमान में। वैसे एक ही बसन काटजी नाम से एक व्यक्ति 16वीं-17वीं शताब्दी के करीब में आए थे यहाँ, जिनसे ही पूरा काटजी परिवार विकसित हुआ, जो अभी लगभग 1000 की संख्या में हैं। और बसन काटजी के 4 लड़के थे, जिनसे ही पूरा ये काटजी परिवार विकसित हुआ है। बसन काटजी के लड़कों में प्रथम बौक काटजी थे, बिहारी काटजी, ढोड़ी काटजी, जिनसे ये परिवार का विस्तार हुआ है। धन्यवाद चाचा जी, आपने बहुत अच्छी तरह बताया। थोड़ा मैं पीछे भी जाना चाहूँगा इतिहास में। जब आप जबलपुर में प्रोफेसर थे, जबलपुर में आप क्या पढ़ाते थे, कुछ बताइए। जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में मैं मानविक शास्त्र में अध्यापन का कार्य किया करता था। विदेशी लड़के वहाँ कृषि संबंधित शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन उस समय एनसीसी कंपल्सरी था लोगों में। विदेशी लड़के एनसीसी नहीं करते थे, उसके बदले में 100 नंबर का उनको प्राचीन भारतीय संस्कृति सभ्यता के संबंध में पढ़ाई जाती थी, जिसमें मैं अध्यापन का कार्य करता था। उसके बाद जबलपुर से मैं पुनः बिहार वापस आ गया और बिहार में मैं प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति से एमए था, इसलिए पुरातत्व संग्रहालय बिहार पटना में मेरी नियुक्ति हुई और तब से मैं 2007 में मैंने सेवानिवृत्ति ग्रहण किया।
तब से मैं लेखन पठन पाठन के कार्य में लगा हुआ हूँ आज भी। धन्यवाद चाचा जी। अगर आप चाचा जी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इतिहास के आईने में गंगया, ये किताब समीक्षा प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, इसे खरीदें और पढ़ें। और दूसरी किताब सांस्कृतिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चामुंडागढ़, ये भी समीक्षा प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। और इसी तरह की जानकारी लेने के लिए और मेरे यूट्यूब चैनल शंकर कुमार काटजी शंकर शुभंकर को अपना आशीर्वाद देने के लिए इस एपिसोड को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट दें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू चाचा जी। धन्यवाद।